100% एथेनॉल भारत की ऊर्जा व्यवस्था में वैसी ही क्रांति ला सकता है जैसी हरित क्रांति ने कृषि के क्षेत्र में लाई थी। लेकिन इसके आगे एक प्रश्न चिन्ह भी है, क्योंकि ये पिक्चर अभी शुरू हुई है। नमस्कार, 5 जन्य के साथ मैं हूं निखिल वर्मा। भविष्य की सोचें तो भारत उस दौर की ओर बढ़ रहा है जहां अब देश की गाड़ियां विदेशी तेल से नहीं बल्कि भारतीय खेतों से निकलने वाले ईंधन से चलेंगी। या यूं कहें कि किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि देश के नए ऊर्जादाता बनने जा रहे हैं। इस पर चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल यानी कि E100 ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई वर्षों से एथेनॉल आधारित ईंधन को भारत के भविष्य के रूप में पेश करते रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। और इसी सोच के साथ एथेनॉल को भारत के भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। हम जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। देश अपनी ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है और हर साल लाखों करोड़ रुपए कच्चा तेल आयात करने में खर्च हो जाते हैं। इसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार घाटे और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उसका असर भारत के आम नागरिकों तक पहुंचता है। पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, परिवहन महंगा होता है और अंततः महंगाई बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार का मानना है कि यदि भारत अपने ईंधन का बड़ा हिस्सा खुद तैयार कर सके तो यह आर्थिक रूप से भी लाभदायक होगा और रणनीतिक रूप से भी। वहीं इससे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। यही वजह है कि एथेनॉल को केवल एक वैकल्पिक ईंधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के हथियार के रूप में देखा जा सकता है। अगर भविष्य में भारत पेट्रोल के स्थान पर बड़ी मात्रा में एथेनॉल का उपयोग करने लगता है तो मध्य पूर्व में युद्ध, वैश्विक तेल संकट या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उथल-पुथल का असर भारत पर पहले की तुलना में काफी कम हो सकता है। और यही कारण है कि सरकार इसे एनर्जी सिक्योरिटी और आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बता रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पात्र भारत का किसान है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसका मतलब है कि जितना एथेनॉल की मांग बढ़ेगी उतनी ही इन फसलों की मांग भी बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को अपनी उपज के लिए अतिरिक्त बाजार मिलेगा। लंबे समय से किसान केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित थे, लेकिन अब उन्हें ऊर्जा उत्पादन की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा जा सकता है। और यही वजह है कि सरकार बार बार ये बात कर रही है कि भारत का किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि भविष्य का ऊर्जादाता भी बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एथेनॉल उद्योग का विस्तार योजना के हिसाब से होता है, तरीके से होता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ा लाभ मिल सकता है। नए एथेनॉल प्लांट लगेंगे, कृषि प्रसंस्करण उद्योग विकसित होंगे, रोजगार बढ़ेगा और गांव में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इससे कृषि क्षेत्र को एक नया आयाम मिल सकता है। आम नागरिक के लिए भी एथेनॉल को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। एथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए भी यह मददगार साबित हो सकता है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से जूझ रही है, भारत के लिए स्वच्छ ईंधन की दिशा में बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। एथेनॉल की बढ़ती मांग के साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या भविष्य में खेती का संतुलन बिगड़ सकता है? क्या किसान अधिक लाभ के लिए खाद्यान्न की जगह एथेनॉल उत्पादन वाली फसलों पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे? क्या इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है? हालांकि सरकार को इस पर इस तरह से विचार करने की भी ज़रूरत होगी कि एथेनॉल उत्पादन को इस तरह से बढ़ाया जाए कि खाद्यान्न उत्पादन पर कोई भी नकारात्मक असर ना पड़े। लेकिन विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इस संतुलन को बनाए रखना आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ये लाभ कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में मिल सकेगा, ये उत्पादन, मांग और तकनीकी विकास पर भी निर्भर करेगा। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। एथेनॉल की सफलता केवल खेतों तक या सरकार की नीति पर निर्भर नहीं करेगी। इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग कितनी तेजी से खुद को बदल पाता है।
फिलहाल भारत की अधिकांश गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चलने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई हैं। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की ज़रूरत होगी। अच्छी बात यह है कि कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां पहले से इस दिशा में काम कर रही हैं। आने वाले वर्षों में फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का एक नया बाजार विकसित हो सकता है। इससे निवेश बढ़ सकता है, रोजगार पैदा हो सकते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई दिशा मिल सकती है। लेकिन ये बदलाव रातों रात तो नहीं होगा। इसके लिए वाहन निर्माण, ईंधन वितरण नेटवर्क और उपभोक्ता की स्वीकार्यता तीनों की एक साथ जरूरत होगी। यही वजह है कि एथेनॉल की ये कहानी केवल ईंधन बदलने की कहानी नहीं है। यह कहानी भारत की अर्थव्यवस्था की है, यह कहानी किसानों की आय की है, यह कहानी ऊर्जा सुरक्षा की है, यह कहानी पर्यावरण संरक्षण की है और यह कहानी उस भारत की है जो आने वाले दशकों में अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए दुनिया पर कम और खुद पर ज़्यादा निर्भर होना चाहता है। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल खान जी से पांचजन्य ने बातचीत की। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। एकेडमिशियन और रिसर्चर के तौर पर मैं 100% एथेनॉल को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम मानता हूँ। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ किसानों की समृद्धि के रास्ते भी खुलेंगे। जब हम ट्रांजिशन करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत सी चुनौतियों का, व्यवहारिक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा, जैसे कि फूड वर्सेस फ्यूल, मतलब भोजन बनाम ईंधन का संतुलन। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम विज्ञान और इनोवेशन की मदद से इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। भारत ये करने में सक्षम है। उसके साथ साथ जो भारत का भविष्य है वो एक ईंधन पर निर्भर रहने का नहीं है। हम एक एनर्जी मिक्स, एक परफेक्ट या कहना चाहिए एक बैलेंस एनर्जी मिक्स तैयार करना हमारा विजन है, जहां पर E20 ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ग्रीन हाइड्रोजन मिलकर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाएंगे और ग्लोबल लीडर बनाएंगे। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के कुछ नेताओं और सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि एथेनॉल नीति से कुछ निजी कंपनियों को फायदा हो सकता है और इस संदर्भ में नितिन गडकरी के परिवार से जुड़े कारोबारी हितों का भी जिक्र किया जाता है। हालांकि अब तक किसी जांच एजेंसी, अदालत या सरकारी रिपोर्ट ने यह बात साबित नहीं की है कि एथेनॉल नीति किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस नीति का मकसद किसानों की आय बढ़ाना, तेल आयात कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का प्रसार बढ़ाना होगा, खेती और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। लेकिन इसके बावजूद इतना तय है कि 100% एथेनॉल को मंजूरी केवल एक तकनीक फैसला नहीं है, ये भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़ा मोड़ है। कुल मिलाकर 100% एथेनॉल नीति सिर्फ ईंधन बदलने का फैसला नहीं, बल्कि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एथेनॉल वास्तव में भारत के फ्यूल सेक्टर में क्रांति ला पाता है या फिर इसके सामने मौजूद चुनौतियां इसकी रफ्तार को धीमा कर देती हैं। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने अपने फ्यूल फ्यूचर की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है।